चलिए तो यहाँ से अब शुरू करते हैं। इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। शेयर हो रहा है क्या? यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्राक इतिहास, ठीक है। तो प्राक इतिहास, देखिए इतिहास को जानने से पहले आपको सबसे पहले प्राक इतिहास के बारे में जानना होगा। देखिए इतिहास को 3 भागों में यहाँ पे मेनली बांटते हैं। एक प्राक इतिहास, दूसरा जो है आदि इतिहास और तीसरा इतिहास होता है। तो प्राक इतिहास किसको बोलते हैं? लेखन कला जानने से पहले के इतिहास को प्राक इतिहास कहा जाता है। जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था और उसने कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी साहित्यिक स्रोत नहीं है उसके, तो उसको हम प्राक इतिहास कहते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्राक इतिहास, ठीक है। उसके बाद है दूसरा आपका आदि इतिहास। इसमें नहीं लिखा है क्योंकि इसमें आपका जनरल कंपटीशन का है, तो उतना डीपली नहीं ले जाया गया है इस नोट्स में। तो आदि इतिहास जो होता है, जब मनुष्य लिखना जानते थे, उन्होंने लिखा भी है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है, तो उसको आदि इतिहास कहा जाता है। और आदि इतिहास के अंतर्गत ही आप सिंधु घाटी सभ्यता को देख सकते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, मैं लिख रहा हूँ तो वो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आदि ऐतिहासिक घटना है। उसके बाद है इतिहास। मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण मिलता है उसे हम इतिहास कहते हैं। मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण, यानी जिसके साहित्यिक स्रोत साथ साथ पुरातात्विक स्रोत दोनों अवेलेबल है, वो इतिहास कहलाता है। यानी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वास्तव में कोई घटना घटित हुआ है, यानी निश्चित रूप से यह घटना हुई है। जैसे रामायण महाभारत को देखेंगे तो हम उसको इतिहास के तहत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो प्राचीन समय के जो ग्रंथ हैं उसमें महाभारत और रामायण की घटना के बारे में जिक्र है, तो इसलिए उसको हम इतिहास के तहत नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसके जो है साहित्यिक स्रोत तो है लेकिन पुरातात्विक स्रोत कुछ भी नहीं है। उस बात की पुष्टि नहीं कर पाता है कि वास्तव में यह घटना हुई है या नहीं हुई है, तो इसलिए हम उसको इतिहास के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास के पिता। कई बार यह क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं कि इतिहास के पिता किसे कहा गया है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेरोडोटस, जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग 476 ईस्वी पूर्व के आसपास इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था हिस्टोरिका, ठीक है। और इसी ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व इतिहास के बारे में चर्चा किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे विश्व घूमे थे और तब जाकर के सभी देशों के बारे में लिखा है, बल्कि ये खास करके जो व्यापारी हुआ करते थे उससे जो जानकारी इनको मिलता था, कौन सा देश में क्या है नहीं है, तो वही चीज़ ये अपने किताब में हिस्टोरिका में लिख दिया करते थे। इसलिए इनको इतिहास का पिता भी कहा गया है, ठीक है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता था? तो कहा जाता है हेरोडोटस को। ये यूनान के विद्वान थे जिसने 476 ईस्वी पूर्व के लगभग अपने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ठीक है। तो हेरोडोटस का कौन सा किताब है? हिस्टोरिका। तब तक मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब है इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। अगर आप देखेंगे तो इतिहास मेन रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राचीन काल, एनिशिएंट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। तो उसकी शुरुआत अगर आप देखें तो आरंभिक क्रियाकलाप से ही हो चुकी है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है इस धरातल पर, तब से लेकर के 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का जो
काल है वो प्राचीन काल के अंतर्गत ही आता है, एनिशिएंट एरा। ठीक है, उसके बाद है मध्यकाल, मिडेवल। तो मिडेवल मध्यकाल का इतिहास जो 8वीं शताब्दी, यानी जब से आपके देश में मुस्लिम शासक आए हैं तुर्किस्तान से, चाहे तुर्की से, चाहे अरब से, तो इसके बाद जो भी चला है लगभग 18वीं सदी तक, अंग्रेज के आगमन से लेकर के 1857 की क्रांति तक, 1857 के बाद हम जो है आधुनिक इतिहास यानी 1757 तक कह सकते हैं, प्लासी का युद्ध तक, वो मध्यकाल के तहत ही पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम लोग आधुनिक काल 18वीं सदी के उत्तरार्ध। देखिए, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का पीरियड होता है। जैसे अगर हम बोले 5वीं सदी तो ये हो जाएगा आपका 400 से 500 का पीरियड। ठीक है, 5वीं सदी क्या हो जाएगा, 400 से 500 का पीरियड। चलिए, तो शताब्दी का अर्थ ही होता है 100 वर्ष का पीरियड। ठीक है, तो 100 वर्ष का जो पीरियड होता है, जैसे अगर यहाँ पे हम 5वीं शताब्दी लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है 400 से 500 के बीच का पीरियड। ठीक है, 400 से 500 के बीच का पीरियड 5वीं। जैसे अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, यानी 2000 से 2100 का पीरियड। ठीक है, अभी 2021 चल रहा है, तो 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, यानी 2000 से 2100 के बीच में। तो यही सदी में, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और शब्द जैसे उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध का अर्थ होता है बाद का। ठीक है, उत्तरार्ध का क्या होता है, बाद का, और पूर्वार्ध का यानी पहले का। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 2000 है तो 2050 तक का काल पूर्वार्ध में ही कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद का काल जो है 60, 70, 80 जो भी होगा वो उत्तरार्ध कहलाएगा। ठीक है, तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आप समझ गए होंगे किसको कहा जाता है। पूर्वार्ध मतलब शुरू की घटना, उत्तरार्ध मतलब बाद की घटना, मतलब अंतिम जो समय होगा 21वीं सदी का, तो उसकी घटना, यानी 2050 के बाद जो हो जाएगा वो सब 21वीं सदी का उत्तरार्ध में हो जाएगा। ठीक है, तो इतिहास में ये शब्द को समझना ज़रूरी है। और दूसरा है आपका तिथि निर्धारण। तो तिथि निर्धारण आपको पता होगा कि ईसा मसीह को जब सूली पे लटकाया गया था उससे पहले की घटना ईसवी पूर्व कहलाती है, और उसके बाद की घटना जो है ईसवी सन कहलाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे, जिनको नहीं पता होगा तो एकदम याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, जैसे अगर हम बोले 200 ईस्वी पूर्व और बोले 1000 ईस्वी पूर्व, तो पहले जो घटना होगी वो 1000 वाला हुआ होगा, ये सबसे पहले हुई होगी। उसके बाद 200 हुआ होगा, 200, 150 करते करते माइनस में 0 पे आया होगा, फिर क्या होगा, प्लस के रूप में चलेगा, तब ईस्वी सन कहलाता है। ठीक है, तो ये माइनस में जब जाएंगे तो ईस्वी पूर्व, और प्लस में जाएंगे तो ईस्वी सन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था उसी दिन से जो है यूरोपियन कैलेंडर जो है, गार्गेरियन कैलेंडर, उसके माध्यम से जो है तिथि निर्धारण हुआ है, और वहीं से जो है 1, 2, 3, 4 करके ईस्वी सन आगे बढ़ा है। ठीक है, तो वही मेन पॉइंट, वहीं से ईस्वी पूर्व हुआ है और ईस्वी सन हुआ है। अब लेकिन अगर आप देखिएगा भारतीय इतिहास, तो ईस्वी पूर्व में भी हम लोग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ईस्वी पूर्व में, चूँकि हमारा जो सभ्यता संस्कृति थी वो एक विकसित अवस्था में थी, तो हम लोग ईस्वी पूर्व से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप यूरोपीय इतिहास पढ़िएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें शुरू ही हुआ है 5वीं सदी से लगभग, तो उन लोग की सभ्यता संस्कृति उतनी विकसित नहीं थी। ईसा मसीह के बाद से वो लोग वहाँ पे जा कर के विकसित हुए हैं। चलिए, उसके बाद है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था क्लास में। 2 स्रोत हैं, पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो भी वस्तुएं जो मिलती है, जो
खुदाई में मिले हैं वो सब होते हैं, जैसे अभिलेख है। अभिलेख कोई शासक जब हुआ करते थे तो वो अभिलेख के माध्यम से अपनी जो भी समय की परिस्थितियों के बारे में या जो भी वो कल्याणकारी कार्य करते थे तो उसको अभिलेख के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। तो उसमें जो मिला है, जैसे आज भी जब कोई सड़क बनता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो शिलान्यास होता है, तो पत्थर पे लिख करके खुदाई कर खोदा हुआ लिखा रहता है कि यहाँ से यहाँ तक का सड़क मुख्यमंत्री ये जो है इतना से इतना समय, या जो भी हो मुखिया सरपंच जो भी हो लिखा रहता है उसमें। तो उससे पता चल जाता है कि इस समय में जो है किसका शासन था और उसने काम कौन सा किया। तो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है और अभिलेख कभी समाप्त नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, चूँकि ये पत्थर या शिलालेख या ताम्र पत्रों पे लिखे जाते हैं। दूसरा है सिक्का। सिक्का भी जो है एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण साधन होता है। चौथा है आपका स्थापना या स्थापत्य। जो भी भवन हैं, जो भी बड़े बड़े पत्थरों के भवन हुआ करते थे उस समय, तो वो सब भी जो खुदाई में मिले हैं उससे पता चल जाता है। फिर कला में भी चित्रकला है, मूर्ति कला है, तो बहुत सारे खुदाई में चित्रकला, मूर्ति कला ये सब निकलते हैं। इससे भी उस समकालीन परिस्थिति के सांस्कृतिक परिदृश्यों का पता चलता है। ठीक है, तो इतिहास के ये पुरातात्विक स्रोत हो गए। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देसी और विदेशी दो प्रकार के स्रोत होते हैं। देसी के तहत आप बहुत सारे जो देसी जो विद्वान हुए हैं उन्होंने जो रचना किया है, तो इसमें भी आपके धार्मिक और लौकिक साहित्य हैं। तो धार्मिक के अंतर्गत जो धर्म से जुड़ा हुआ है, और लौकिक जो जन सामान्य के द्वारा लिखा गया है लौकिक साहित्य। जैसे धार्मिक में आप कह सकते हैं वैदिक साहित्य, जो वैदिक सभ्यता में बहुत सारे वेद लिखे गए, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद की चर्चा हम लोग जो वैदिक काल में करेंगे, तो ये सब वैदिक साहित्य होते हैं। तो इससे भी उस समकालीन स्थिति के बारे में पता चलता है। दूसरा है आपका गैर वैदिक साहित्य। तो गैर वैदिक साहित्य में जैसे आपका चाणक्य का रचित, जैसे आपका कौन सा है तो अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज ने जो लिखा है इंडिका। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बहुत सारे इतिहासकारों ने उस समकालीन परिस्थिति के बारे में कुछ जानकारी दिया है। तो उससे हमको जो जानकारी मिलती है उसको हम गैर वैदिक साहित्य के तहत पढ़ते हैं। इसमें देखिए वैदिक साहित्य में वेद होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ इसी में होता। ठीक है, आरण्यक है जो जंगलों में रह करके सन्यासी लोग लिखते थे। उपनिषद है, वेद के बाद उपनिषद की रचना हुई है जिसमें दर्शन से रिलेटेड है, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इस सब से रिलेटेड, या जो भी बुराइयां हैं वैदिक सभ्यता या साहित्य में आई है तो उसको दूर करने का प्रयास उपनिषद के माध्यम से किया गया है। फिर जैसे बहुत सारे पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ये सब में जो है दर्शन जो लिखा गया है या कहानियाँ लिखी गई है, तो ये सब से भी उस समकालीन परिस्थिति के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये सब आपके देसी साहित्य के तहत आते हैं। विदेशी में जैसे जो विदेशी आए यहाँ पर, जैसे आप देखे होंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया है, हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग आया है, जैसे इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, मोरक्को निवासी था वो। तो वो सब यहाँ आ कर के भारतीय समकालीन परिस्थिति के बारे में लिखा है। जैसे आप बदायूं को देख सकते हैं, मिडेवल हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास, अलबरूनी आया था, उसको आप देख सकते हैं। तो वो सब आया था तो यहाँ के बारे में लिखा है। ठीक है, और उसी सब के माध्यम से जो हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वही विदेशी स्रोत कहलाता है या विदेशी साहित्य कहलाता है। उसमें जैसे यूनानी यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनानी साहित्य, तो यूनानी के तहत वही जो इंडिका लिखा है मेगास्थनीज ने, या हिस्टोरिका लिखा गया है। तो बहुत सारे इतिहासकार यूनानी हुए जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ लिखी थी, जो भी सही हो गलत हो, जहाँ से भी उनको जानकारी मिली थी तो उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो वही सब से हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या क्या था। चीनी साहित्य वही जो चीन से आए, जैसे हुएनसांग आया, फाहियान आया, तो ये सब आ कर के जो लिखे हैं ग्रंथ अपने। CU की एक ग्रंथ है जो कि फाहियान के द्वारा लिखा गया था,
तो उससे भी जानकारी मिलती है। उसके बाद है अरबी साहित्य, वही अरब से जो आए थे, जैसे अलबरूनी हो गया, जैसे आपका बदायूं हो गया, ठीक है, मिराज उल सिराज हैं वो हो गए। तो ये सब बहुत सारी जानकारियाँ जो है अपने अरबी साहित्य के माध्यम, जैसे बाबर हो गया, बाबर भी एक अच्छा इतिहासकार कह सकते हैं, उसने भी बाबरनामा में भारतीय लोगों के बारे में जानकारी लिखी है कि यहाँ के लोग किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। तो वो सब से भी हमें जो है इतिहास की जानकारी मिलती है। तो वही लिखा हुआ है कि ये विदेशी साहित्य हैं। जैन साहित्य में बहुत सारे, जैसे भद्रबाहु रचित आपका कल्पसूत्र है, बौद्ध साहित्य में जैसे त्रिपिटक है, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, या जो भी उनके गौतम बुद्ध से जुड़ी कहानियां हैं, तो वो सब से भी पता चल जाता है कि उस समय भारतीय जो है किस प्रकार से शासन कर रहे थे, क्या क्या था यहाँ पे, कैसे हो रहा था। नहीं, तो ये सब जो है साहित्य के माध्यम से, देसी स्रोत के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो कई बार यहाँ पे डायरेक्ट पूछेगा कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है, या कौटिल्य के द्वारा कौन सा है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। आगे चर्चा होते रहेगी इतिहासकारों के बारे में। बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं आज तक, अभी भी हैं, वर्तमान में बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री जो लिखे हैं, जैसे रोमिला थापर है, डी.आर. भंडारकर हैं। तो ये सब के बारे में आगे चर्चा होगी। अब है पाषाण काल। पाषाण काल सबसे पहले आएगा मानव सभ्यता के विकास के साथ ही। पाषाण काल का अर्थ ही होता है पत्थर का काल। पाषाण मतलब ही होता है पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। और जब मनुष्य पत्थर के घर में रहता था, पत्थर के औजार का प्रयोग करता था, पत्थर मैक्सिमम हर एक चीज़ में प्रयोग किया जा रहा था, तो उसी को हम पत्थर का काल कहते हैं। और इसका जो आरंभिक चरण माना जाता है वो 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 14,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, ऐसे ये 20 लाख से लगभग 3,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण काल है, यानी 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 3,000 ईस्वी पूर्व तक का काल हम लोग पाषाण काल के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, 20 लाख ईस्वी पूर्व से कहाँ तक? 3,000 ईस्वी पूर्व तक। अब पाषाण काल भी 3 भाग में बटा है, एक पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण। ठीक है, किन्हीं कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर है आरंभिक चरण। पूरा पाषाण में 20 लाख ईस्वी पूर्व से 14,000 ईस्वी पूर्व तक का मनुष्य सबसे एक बड़ा खोज किया है उस काल में, वो है आग का आविष्कार। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में कि आग की खोज कब हुई, तो याद रखना है पूरा पाषाण काल में। आग का प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन आग की खोज हो चुकी थी पूरा पाषाण काल में। और इस समय लोगों का जीवन जो था वो शिकारी आखेटक था, यानी शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, जीव जंतुओं को मार करके, या कंदमूल खाते थे, कच्चे मांस, कंदमूल जो भूमि के अंदर होता है, फल, ये सब पे डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, और ख़ास करके उनका निवास स्थल जो था वो पहाड़ की गुफा हुआ करते थे। तो ये पूरा पाषाण काल का बात है। अब आगे आइए तो दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो स्टार्टिंग है वो 14,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, और इस समय मनुष्य ने औजार निर्माण करना सीख लिया, और वो औजार जो हैं वो पत्थर के हुआ करते थे। ठीक है, औजार धातु का नहीं हुआ करता था, क्योंकि पाषाण काल है तो पत्थर के ही औजार का निर्माण होगा। जीवन जो लोगों का था अब खाद्य उत्पादक बने, यानी मनुष्य ने कुछ फसल उपजाना अब शुरू कर दिया था। जैसे गेहूं, जौ, मरुआ खुद ब खुद खोज लिए गए, यानी मनुष्य भोजन की तलाश में जब निकलता था तो कुछ से कुछ अपना खा खा करके टेस्ट करते रहता था। उसी दरमियान उसने 3 फसल गेहूं, जौ, मरुआ यह खोज लिया था तब तक। कब? तो मध्य पाषाण काल में।
अब लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि खाद उपजाना है, फसल उपजाना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आदमी की आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है, किसानों की आवश्यकता होती है। तो लोगों ने अपना जनसंख्या वृद्धि किया और ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग आने लगे, और अब लोग जो है एक जगह टोलियों में रहने लगे। जनसंख्या वृद्धि किया और लोग क्या किए, टोला में रहने लगे। आज भी आप देखते होंगे टोला रहता है हर एक गांव में, वो किसी खास जाति धर्म से जुड़ा रहता है। तो मनुष्य जो है मध्य पाषाण काल में टोलियों में रहना शुरू कर दिया, मतलब एकत्रित होकर के जानवर को भी मारना है तो ग्रुप में अब मारते थे। तो धीरे धीरे समझदारी विकसित हुई, सामूहिक परिवार का निर्माण हुआ। ठीक है, अब फिर आ जाइए नव पाषाण काल। देखिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको अच्छे से जब पढ़ा रहे तो स्टार्टिंग किए हैं तो शुरू से हम बता ही दे कहानी। नव पाषाण काल है 8000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक का काल क्या है, नव पाषाण काल है। पाषाण में भी नया पाषाण है ये, ठीक है, मतलब बाद का है। और यहाँ पे अब मनुष्य खाद्य उत्पादक बन चुके थे। मनुष्य ने क्या किया था कि अब एक जगह रह करके फसल उपजाना शुरू कर दिया था, इसलिए इसको अब खाद्य उत्पादक कहा जाने लगा। अब वो एक जगह रहेंगे, फसल उपजाएंगे, घर बना करके रहना शुरू कर देंगे। इससे पहले घूम घूम करके अपना जंगलों को काट काट करके अपना खेती करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब जो है वो एक जगह रहने लगेंगे। ठीक है, कब, तो नव पाषाण काल में। और इसका सबसे बड़ा खोज चाक का आविष्कार हुआ। जब चाक का आविष्कार हुआ तो मिट्टी के बर्तन का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, अब लोग जो है भोजन मिट्टी के बने बर्तनों में बनाने लगे और उसका उपयोग करने लगे। यानी बर्तन जो है मनुष्य ने मिट्टी का बनाना नव पाषाण काल में सीखा है। और सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाने का काम जो हुआ है वो नव पाषाण काल में ही हुआ है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता को। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जल्दी अगर पालतू होता है तो कुत्ता ही होता है। अगर आप एक दिन उसको भोजन दे देंगे तो वो डेली आपके पास आ जाएगा और उसी हिसाब से उसी टाइम पे, या कह सकते हैं कि वो आपके आसपास घूमने लगता है। नहीं तो पालतू आज भी सबसे अगर आप आसानी से बना सकते हैं तो कुत्ते को। तो उस समय भी मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को ही बनाया था। दूसरा जानवर भेड़ है। ठीक है, तो कई बार दूसरा भी पूछ लेता है कि कौन सा दूसरा जानवर जिसको मनुष्य ने पालतू बनाया। अब है चावल की खेती के प्रमाण कुछ मिले हैं जो कि नव पाषाण काल के हैं। अब लोग जो है टोला से अब क्या हो गया, कबीलाई समूह हो गया। यानी 5-10 टोला के लोग मिल करके क्या हो गए, अब एक समूह बना लिए, कबीलाई समूह, कबीलाओं का समूह। अभी भी आप देखते होंगे फिल्म वगैरह में, मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कबीलाओं का सरदार, जो जनजातीय आदिवासी लोग कबीला का उसका सरदार हुआ करता था। तो यहाँ पे 5-10 टोलियों जब मिल कर के एक समूह में रहने लगी तो उसको कबीलाई समूह कहा जाने लगा। ठीक है, तो कबीलाई समूह का एक प्रधान हुआ करता था उसमें भी, और उसी के माध्यम से सामाजिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे जो है गांव स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे बना है। तो नव पाषाण काल में मनुष्य जो है कबीलाई समूह में रहना शुरू कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत भी है यहाँ तक किन्हीं को? अगर कुछ भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को भी कोई दिक्कत है यहाँ तक? आवाज जा रही है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। किधर बच्चा रो रहा है, उसको म्यूट कर लीजिए माइक को। अब है धातु युग। आज बहुत कम लोग लेकिन जुड़े हैं। मुझे लगता है टाइमिंग का प्रभाव है क्या। 15 लोग ही पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं। आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है आपको? अच्छा रुकिए देखते हैं।
आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका नेट प्रॉब्लम से हो रहा होगा। यहाँ से तो आवाज़ मुझे लगता है जा रहा है। क्या चीज़? 2 बार आ रहा है। ये इको आपका कुछ हो सकता है, सब में 2 बार आ रहा है क्या? सब में इको हो रहा है साउंड? एक सेकंड रुकिए। उधर भी इको हो रहा है क्या सोनाली? हाँ, जूही कुमारी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रेज किए हैंड। आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ जो है ना, आप माइक ऑफ कर रखे हैं क्या? साउंड तो सबके पास जा रहा है। सब म्यूट हो जाइए। साउंड जो है इसलिए नहीं जा रहा होगा, सबका साउंड इधर उधर हो रहा है। कुछ लोग जो है वो म्यूट नहीं हुए हैं, तो म्यूट हो जाइए सब। म्यूट कीजिए अपने आप, जो है आवाज़ आपका जो है सही हो जाएगा। म्यूट कीजिए। कुछ लोग का जो आवाज़ जो इधर उधर हो रहा है वही आपको साउंड प्रॉब्लम कर रहा है। म्यूट हो जाइए। अब देखिए आवाज़ आ रही है सही से? यस सर। कुछ लोग जो है म्यूट नहीं होते हैं, इस कारण से होता है, आसपास का आवाज़ वहाँ का गूंजते रहता है। जब भी आप सुन रहे होंगे तो उस समय म्यूट हो जाया कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। क्या आगे बढ़ें अब? यस सर। जो भी लोग नहीं जुड़े उनको ज़रा आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि अब क्लास जो है डेली रेगुलर 6:30 बजे मॉर्निंग से हो रहा है। ठीक है, तो सब लोग अपना जुड़ जाएंगे। आज बहुत कम लोग जुड़े हुए, मात्र 14-15 लोग ही जुड़े हुए हैं। तो कम से कम जो है 25-30 संख्या में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कल तो ज़्यादा लोग जुड़े थे, आज बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या तो हो सकता है आज थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम है तो सबका आदत है सोने का अभी फ़िलहाल तो लॉकडाउन में, इसलिए चलिए कोई बात नहीं है। जो लोग जुड़ेंगे उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब आगे आते हैं। अब है धातु युग। ठीक है, धातु युग जो है 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है इसका शुरुआत होता है। तो धातु युग का मतलब है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है एक धातु तांबा जिसका कि खोज किया है। ठीक है, तो 3000 ईस्वी पूर्व में, तो तभी से यह धातु युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम मनुष्य ने धातु की खोज किया है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास धातु युग का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की गई। मानव ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का औजार बनाया, फिर इसके बाद कांसे की खोज हुई। ठीक है, तो कई बार पूछता है क्वेश्चन कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज किया था। ठीक है, किस धातु के औजार बनाए थे, तो याद रखना है तांबा। और कांसा जो बनता है, कांसा वो तांबे और टीन का मिश्रण होता है। चूँकि तांबा बहुत मृदुल धातु है, मुलायम धातु है, तो इसके बनने औजार उतने सक्सेस नहीं थे। तो मनुष्य ने
एक और धातु खोजा, टीन और दोनों को मिला करके कांसा का निर्माण किया। और इसके बाद जो युग आता है, इसलिए उस युग का नाम हम रखते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपका आज क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। ठीक है, आज आपका कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता तक क्लियर कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास अब रेगुलर रहेगा तो तेज़ी से कवर होते रहेगा। तो जो लोग नए जुड़ेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, बहुत लोग पीछे से कर रखे हैं तो उनको भी रिवीजन अपना हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब लोग को बोलिएगा जुड़ने के लिए जो भी क्लास में कर रहे थे। चलिए, अब है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, इसका जो सर्वमान्य पीरियड है, जैसे 3000 ईस्वी पूर्व तक धातु की खोज हुई, उसके बाद फिर कांसा धातु बना, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, या इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चूँकि सिंधु जो थी उस समय की, या अभी भी महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन अब पाकिस्तान में मैक्सिमम इसका पार्ट चला गया है। तो उस समय चूँकि भारत पाकिस्तान सब एक ही देश हुआ करते थे, तो ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे आसपास की सभ्यता, वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। और आप देखेंगे प्राचीन इतिहास में जितनी भी सभ्यता हैं वो सारी नदी घाटी सभ्यता है, क्योंकि नदी के किनारे आपको हर एक चीज़ मिल जाता था उस समय। अभी भी अगर आप देखें, क्योंकि उस समय पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत जो हुआ करता था, चापाकल या कुआं नहीं होते थे, तो नदी ही एक प्रमुख था। तो लोग नदी किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि व्यापार करने में यातायात नदियों के माध्यम से आसान था, क्योंकि उस समय सड़क नहीं बने हुए थे। उसके बाद दूसरा कारण है कि नदी के किनारे जो है फसल, मिट्टी उपजाऊ होती थी, तो लोग खेती किसानी जो होता था वो अच्छा होता था, तो इसलिए भी नदी किनारे लोग जाकर के बसना शुरू किए। यातायात के लिए या घर बनाने के लिए भी मिट्टी के, अगर ईंट का प्रयोग करना है तो मिट्टी अवेलेबल हो जाता था। पानी या अन्य सुविधाएं जो है नदी किनारे बेहतर हुआ करती थी, इसलिए लोग जा कर के नदी के तट पे ही बसना शुरू किए आसपास के क्षेत्र में। इसीलिए जो सभ्यता विकसित हुई वो नदी घाटी सभ्यता ही विकसित हुई थी। ठीक है, विश्व की 4 नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसको कि हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा इसलिए चूँकि इतिहास में एक नियम है कि जो शहर पहले खोजा जाता है या जो स्थल, उसी के नाम से उस जगह का या उसका सभ्यता का नाम पड़ता है। तो चूँकि सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया था, तो इसलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। ठीक है, और यह हड़प्पा जो है मेन रूप से रावी नदी के तट पे है। याद रखना है, हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे, और सिंधु के तट पे मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो लोग कई बार सिंधु के किनारे हड़प्पा को बता देते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा आप। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। अब कहिएगा सबको सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु मेन नदी है। जैसे आप यहाँ पे देखिए गंगा नदी, तो उसी में बूढ़ी गंडक, गंडक, जितनी भी बादमाकी नदियाँ हैं वो सब आ कर के इसी में मिल गई है। तो हमारी जो सभ्यता है वो गंगा नदी की सभ्यता हम कह सकते हैं। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में जो हम लोग रहते हैं, तो बूढ़ी गंडक या वो छोटे मोटे नदियों का नाम हम चर्चा, या कोसी हो गया, बलान हो गया, उसकी चर्चा हम नहीं करते। तो जो मेन नदी है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो यहाँ पे मेन नदी सिंधु है, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब कहिएगा सिंधु नाम कैसे पड़ा, तो सिंधु नाम पड़ा है, सिंडन बीज हुआ करता था, जो कि कपास के बीज को सिंडन कहते हैं। और इस क्षेत्र के लोग कपास की खेती किया करते थे और सूती वस्त्र बनाने का काम करते थे। तो जो यूनानी लोग थे, या जो कह सकते हैं यूनान के या इराक के लोग जो थे, वो इसे कपास के बीज को सिंडन कहते थे। ठीक है, यूनानी लोग। तो सिंडन से ही सिंधु बनता है, और चूँकि इराक में स्व को ह पढ़ा जाता था, तो वही सिंधु से फिर हो गया हिंदू, और हिंदू से फिर हो गया हिंदुस्तान। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपके देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। तो सिंधु से ही हिंदू हुआ है, चूँकि स्व को ह पढ़ते थे इराक वासी लोग, जो अरब के जो लोग थे स्व को ह ही लिखते थे, इसीलिए हिंदू पढ़ने लगे, हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, चलिए अब मेन आते हैं यहाँ पे कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु भी नाम पड़ा है सिंडन बीज के कारण, कपास की खेती करते थे ये लोग, इसलिए इसको सिंधु इस क्षेत्र को कहा जाने लगा। बाद में हिंदू हो गए, क्योंकि स्व को ह लिखा किसने? अरब वासियों ने। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अवधि जो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व था। यानी इस अवस्था में ऐसी बात नहीं है कि 2500 ईस्वी पूर्व में ही ये आया था, कहा जाता है ये लगभग 5000 ईस्वी पूर्व से ये शुरुआत हो गई थी सभ्यता का। लेकिन कोई भी सभ्यता अपने चरम सीमा पे तुरंत नहीं पहुंचता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो मेन रूप से ये सभ्यता जो अपने चरमोत्कर्ष पर थी वो 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास तक रही थी। 1750 के बाद इसका विनाश शुरू हो गया और ख़त्म हो गई। जैसे अगर अभी की हम सभ्यता देखें, आपकी जो सभ्यता है इसका भी अब विनाश मुझे लगता है शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है अब आपके समाज में या आपके देश में या पूरे विश्व में ग्रसित हो रही है। ठीक है, जैसे कोरोना है, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आप सोच सकते हैं कि ये लोग या तो कोई बीमारी से ग्रसित हो गए या कुछ ऐसा घटना घटित हुआ जिससे कि पूरा का पूरा सभ्यता ही खत्म हो गया। और ये लोग इतने विकसित थे उस समय, बहुत लोग म्यूट नहीं किए, म्यूट कर लीजिए। उस समय इतने विकसित थे कि 2 मंजिले मकान में रहा करते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, सड़क के किनारे नालियां बनी हुई थी, जो सैनिटेशन सिस्टम था, नहर प्रणाली वो बेहतरीन था। नाला नहर या जो भी कर लीजिए सुख सुविधा से लैस थे ये लोग। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है 2500 ईस्वी पूर्व में ये सब होना। ठीक है, अभी आपको लगता होगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय होना बहुत बड़ी बात थी। तो ये लोग इतने विकसित थे, अब फिर ये पूरा ख़त्म हो गए और फिर जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो कोई जरूरी नहीं है कि अभी की जो सभ्यता है हम लोग आप लोग इतना बिजली से लेकर के मोबाइल लैपटॉप सब चला रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आने वाला समय में ये सब रहेगा ही। हो सकता है इसका भी समापन हो सकता है। यहाँ पे प्रमुख जो प्रांत था उस समय, जो अवशेष मिले हैं और खोजकर्ता कौन कौन है उसके बारे में, तो यहाँ पे मेन रूप से आपको याद रखना है चौहंद्रो और मोहनजोदड़ो। तो ये सिंध प्रांत में था, सिंध अभी पाकिस्तान में है ये सब चौहंद्रो मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये याद रखना है। पंजाब में अभी आपका रोपर और हड़प्पा और सिंघोल पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में बनावली एक जगह था, बनवाली या बनावली भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो ये जगह जो है हरियाणा में है। राजस्थान में कालीबंगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, था तो राजस्थान में था। और कालीबंगा नाम काली चूड़ी के कारण इसका पड़ा है। और यहाँ पे जूते हुए खेत मिले थे, तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि जूते हुए खेत कहाँ मिले थे, तो कालीबंगा में मिला था। ठीक है, या कच्चे ईंट का प्रयोग कहाँ पे हुआ करता था, तो कालीबंगा में। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन नहर सिस्टम कहाँ का था, तो धौलावीरा, याद रखिएगा। धौलावीरा में पानी का जो सिस्टम था वो अच्छा था, नल घर में हुआ करते थे, नहर नल ये सब जो है वहाँ पे बेहतरीन था। तो ये सब क्वेश्चन बार बार जो है हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। और गुजरात का एक सबसे महत्वपूर्ण जगह था लोथल, जो कि एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो ये व्यापार के दृष्टिकोण से लोथल एक महत्वपूर्ण जगह था, इसलिए कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल कहाँ स्थित था, तो गुजरात में था। ठीक है, खोजकर्ता में सिर्फ पूछेगा तो 2 ही पूछेगा, हड़प्पा का खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी, और दूसरा पूछेगा आपका मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी किया था 1922 ईस्वी में। यानी 21 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की है और 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। बस यहाँ से यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब आइए नीचे आते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रोपर सतलुज नदी, कालीबंगा घग्घर नदी जो कि राजस्थान में है, लोथल भोगबा नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोथल वाला, इसको एकदम याद रखिएगा। बाकी आप लोग को तो PDF हम भेजे हुए हैं ही,
और ग्रुप में भी भेज देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा कॉपी में, अच्छे से फिर पढ़िएगा। आलमगीर जो है ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे था। अगर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये ग्रेट बात है, महान स्नानागार इसको बोलते हैं। जब कोई फंक्शन होता था मोहनजोदड़ो में तो लोग यहीं पे आकर के स्नान करते थे। देख रहे हैं यहाँ से उतर करके, इसमें पानी भरा रहता होगा, इसमें जा कर के अपना स्नान करके डुबकी लगाते होंगे जो भी धार्मिक काज। और यहाँ पे जो है कपड़ा बदलने वाला छोटा छोटा कमरा हुआ करता था, ठीक है। तो सोच सकते हैं ये लोग कितना मतलब अच्छे से जो है उस समय में पूरा विकसित कर रखे थे, ठीक है। तो ये स्नानागार है, विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब आते हैं नीचे। अब देखिए ये फेमस क्यों है, तो अपने नगर योजना के लिए फेमस है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, तो अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। और यह एक शहरी सभ्यता थी। कई बार पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो यह एक शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यह एक शहरी सभ्यता थी, लोग शहरों में रहते थे। और इसका मेन प्रसिद्धि जो हुआ है अपने नगर नियोजन के रूप में ही जाना जाता है। हाँ, ये बता रहे थे कि इसका जो जगह है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। उत्तर में मांडा है, जम्मू कश्मीर, वहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद है आपका दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र है, दैमाबाद महाराष्ट्र, वहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। और पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में वहाँ तक था, आलमगीरपुर, ठीक है। और पश्चिम में आपका जो है चौहंद्रो, या कह सकते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। तो वहाँ तक यह सभ्यता फैला हुआ था। तो ये सभ्यता जो है 1600 गुने 1300, ये जो था इसका लंबाई 1600 है और ये ऊपर से नीचे 1300 किलोमीटर। तो बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं। चलिए, नगरों में सड़क व मकान जो थे विधिवत पक्के ईंटों के बने हुए करते थे और पानी की निकासी के लिए चौड़ी नालियाँ बनी हुई थी। कहाँ पे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार एवं भंडारगृह पाए गए हैं। तो ये याद रखना है, विशाल स्नानागार और भंडारगृह कहाँ पाए गए हैं, तो मोहनजोदड़ो में। और वहाँ का सबसे बड़ा स्मारक जो है, इमारत कह सकते हैं, वो अन्नागार हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तो अन्नागार। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखना है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला, ठीक है। तो मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा क्लास हो गया है अब, तो इसको आज इतना रहने दें, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।